ठीक है, मैं क्या बोला था, ये जो m आ गया ना आपका, कैसे आया, ओमेगा आर स्क्वायर आपका यहाँ से निकला बोहर के क्वांटाइजेशन से, और ओमेगा आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ डाल दी तो E/2 है, ओमेगा आर स्क्वायर की जगह NH/2 पाई एम आपका बना NHE/4 पाई एम। अब म्यू बी क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की एटॉमिक स्केल पे सबसे छोटी वैल्यू होती है म्यू बी। म्यू बी क्या होता है, म्यू नॉट नहीं है भाई, म्यू नॉट थोड़ी है, परमेबिलिटी थोड़ी है, अलग चीज़ है वो। म्यू बी क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट स्केल पे, जिसको हम एक और चीज़ बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, यहाँ से आपकी एक चीज़ आई। और बोहर मैग्नेटॉन्स की वैल्यू क्या होती है, EH/4 पाई एम। EH/4 पाई एम ये होती है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो EH और 4 पाई एम की जगह म्यू भी लिख सकते हो। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया, सारी जो हम माथा फोड़ रहे थे इस वाइट बोर्ड के सामने वो इसी चीज़ के लिए कर रहे थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आई, देखो n ऐसे रहने दिया, ठीक है, और यहाँ है EH/4 पाई एम, और EH/4 पाई एम कुछ और नहीं था, कितना था, बोहर मैग्नेटॉन जो कि म्यू बी है। तो m इज इक्वल टू म्यू बी। सर ये वेक्टर होगा, नहीं वेक्टर नहीं होगा है, तो म्यू बी इंटू एन आया। अब देखो यहाँ से क्वांटाइज हो गया, क्योंकि m तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटाइज कर दिया। कैसे, अभी देखो, म्यू बी आपका बोहर मैग्नेटॉन है, बोहर मैग्नेटॉन, और n आपका ऑर्बिट नंबर है। N1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे चलता है, ठीक है। ये तो ये हो गया, ये ऑर्बिट नंबर हो सकता है KLMN। तो कुल मिला के बात यह है, हम पे फॉर्मूला ये आ गया कि MB जो होता है वो होता है म्यू बी इंटू एन। बात ये है कि यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, ठीक है, चलो छोड़ो, अब ये बात करते हैं। नाउ M हैज़ क्वांटाइज वैल्यू, M की क्या आएगी, क्वांटाइज वैल्यू आएगी। कैसे, देखो क्वांटाइज कर दिया मैंने, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर में आएगा, और ग्रेटर देन 1। जैसे n इज इक्वल टू 1 ले, n इज इक्वल टू 2 ले, n इज इक्वल टू 3 ले, एंड सो ऑन चलता जाए। n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो, पहला m क्या आया, आया आप पे म्यू बी इंटू 1, ठीक है, एक होल नंबर है। दूसरा m क्या आया, 2 म्यू बी आया, 2 डालोगे ना n की जगह। तीसरा आया m इज इक्वल टू कितना, 3 म्यू बी। शायद ये आपका सबसे बढ़िया कंसेप्ट था फिजिक्स में, मैंने बोला ही था कि इसमें आपको तरह तरह की चीज़ें डिस्कवर करोगे, वो ये रही, ठीक है। तो ये क्वांटाइज वैल्यू है 10, सिंपल सी बात है, ये क्वांटाइज हो गया। हमेशा ये सारी चीज़ें होल नंबर में रहेंगी, तो 10, सिंपल सी बात, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ revolving electron in atomic system is a quantized इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, म्यू बी का, बोहर मैग्नेटॉन का, इज अ क्वांटाइज। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इंटीग्रल, क्योंकि ये n जो है इंटीजर है, एंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, जो कि कौन है, म्यू बी है, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको देखना था, देख लिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये बोहर मैग्नेटॉन की कुछ वैल्यू भी होगी क्या, तो तुम्हें अभी पता म्यू बी क्या है, EH/4 पाई एम है। अभी देखा तुमने, म्यू बी कुछ और नहीं है, EH/4 पाई एम है, तो वहीं से देखेंगे। तो देखो म्यू बी होगा कितना, क्योंकि हमें पता चल गया म्यू बी कुछ और नहीं है, EH/4 पाई एम है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करते हैं, फ्री होते हैं, बाकी और भी करते हैं, पर उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, जैसे एंटी न्यूट्रिनो हो गया, पर यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, बाकी बातें बाद में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। H की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। 4 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1
इंटू 10⁻⁻³ kg। तो म्यू बी अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो म्यू बी की वैल्यू लगभग आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24। कैलकुलेट करके देखना। अब सर इसकी यूनिट क्या आएगी? तो यार यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कूलम में होता है, एच होता है जूल सेकंड में, मास केजी में होता है, पाई की कोई यूनिट नहीं होती। सबको करना, पर मैं चाहूँगा आप इसे एम्पियर में लिखो क्योंकि कूलम सेकंड आ रहा है। तो इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर ये तुम्हें आगे भी पता चलेगी जब तुम इंटेंसिटी पढ़ोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो वहाँ से भी पता चलेगी। इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो व्हाट इज़ बोहर मैग्नेटॉन? अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलोगे ये मिनिमम डाइपोल मोमेंट है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो बोहर मैग्नेटॉन जो है उसकी जो डेफिनेशन आई, सुना तो बहुत स्टाइलिश लगता है बोहर मैग्नेटॉन। आज आपने पूरी तरीके से कंसेप्ट से भी समझा कि कैसे आता है। NIA करंट लूप वाला कंसेप्ट, और बोहर का सेकंड प्रिंसिपल भी लगाया। देखो केमिस्ट्री भी घुसेड़ दी हमने मैग्नेटिज्म में। यही होता है जब एडवांस स्टडीज़ करते हो। तो डेफिनेशन बनाते हैं। तो बोहर मैग्नेटॉन BM लिख लेते हैं, इज़ मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। या बोहर मैग्नेटॉन इज़ द मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, या ऐसे बोल लो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। बोहर मैग्नेटॉन इज़ मिनिमम डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम। एक एटम के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो है नहीं इस कंसेप्ट में, बिना एटम के साथ ही पाया जाएगा। तो बोहर मैग्नेटॉन इज़ द मिनिमम डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू, कैसे मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऐसे, तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से। और n की वैल्यू 1 ली थी, तो इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, पहले स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे एक और चीज़ रेशो पढ़ लेना है, जियो मैग्नेटिक रेशो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जियो मैग्नेटिक रेशो, ये जियो मैग्नेटिक रेशो होता क्या है? जियो मैग्नेटिक रेशो तो ये कुछ नहीं होता, इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने अभी निकाला अपॉन एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट, जियो मैग्नेटिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, GR होता है जियो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। अब वो E⍵R²/2 डालो मैग्नेटिक मोमेंट की जगह, और एंगुलर मोमेंटम आपको पता ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है E⍵R² डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है MVR होता है, पर MVR की जगह पता है ना, MVR = NH/2π होता है, तो MVR होता है। V की जगह ω डाल देना, ठीक है, V की जगह ω डालना, R × R आप R² बना देना, R²। तो कुल मिला के ये हुआ E⍵R², 2 गया नीचे, नीचे है M⍵R², कुछ कट रहा है भाई, R² से R², ω से ω। तो जियो मैग्नेटिक रेशियो आ गया E/2n, और ये आपको वैल्यू पता ही होगी। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो फिक्स रहेगा ना, और अपन 2, क्या पता आप में से कोई ज्योग्राफी ही करे आगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻31 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 9.1 × 10⁻31। इसको सॉल्व करना, 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी आएगा, कूलम पर केजी। यूनिट कैसे आई? मैंने आपको इतना काबिल बना रखा है, आप लोग समझो कि कहाँ से आई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो देख लेना आप लोग, इसमें एक चैप्टर बचा, बारिश भी आ रही है। अब ज़रा हमें
फैराडे जो हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ये जिन्होंने बताया था, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था मैग्नेटिक मटेरियल का। उन्होंने देखो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी करा था और बहुत सी चीज़ें बताई थी ऐसे, है ना, कि कौन एसिड होते हैं कौन बेस होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो फैराडे ने हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन भी दिया कि कैसे कोई डाया होता है, कोई पैरा होता है, कोई फेरो होता है, ऐसी चीज़ें बताई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। मैग्नेटिज्म का बस अब आखिरी चैप्टर बचा है जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स समझने हैं, कौन चीज़ कैसे डायमैग्नेटिक बनती है, कौन चीज़ कैसे पैरामैग्नेटिक बनती है, कौन चीज़ कैसे फेरोमैग्नेटिक बनती है ना। फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसमें स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, किस तरह के हम पे एनर्जी लॉसेस होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हमें डील करना है। तो उसको समझने से पहले हमें कुछ मैग्नेटिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज समझनी पड़ेगी जो आपके सामने लिखी है मैंने। जैसे पहली है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या चीज़ होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये समझना है। फिर इसके बाद मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फोर्स समझना है। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझना है और फिर मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी समझना है। देखो मेरी तरफ से जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको खाली वो समझ जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, टेक्निकल टर्म में मत जाना ज़्यादा। अब जैसी पहली चीज़ है हम पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी, डिनोट इसे म्यू से करते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी आपने पहले भी पढ़ा है, तो आज वो देखो आपके सामने साक्षात रूप में आ गई है। बोला क्या इन्होंने, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू इट। क्या बोला इसने, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू इट। यह हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है क्या। मान लो हम पे दो मटीरियल हैं, दोनों के डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम सब सेम है, एरिया सेम है। अब क्या हुआ, दोनों को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाला। अब एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, दूसरा इतना ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाया। एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, दूसरा हो ही नहीं पाया। तो दोनों की कुछ खास बात रही होंगी। एक ने बहुत ज़्यादा अलाउ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को अपने से पास होने से, और एक अलाउ ही नहीं कर पाया। ये आप समझ सकते हैं जैसे करंट में रेजिस्टेंस होता है, सेम वैसे ही है। तो क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो पैरामीटर है जो हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देगा। ठीक है, कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से, कितने ईज से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देगा। इट इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, कि कितने आसानी से, कितने ईज से, कितने ईजिली हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करा सकते हैं। अब ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। कोई बहुत आसानी से पास करा देगा जैसे आयरन है, और कोई किसी में बहुत जान लग जाएगी जैसे ग्लास है। बीइंग द सेम डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो वही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये एक तरह का तराजू पैरामीटर या एबिलिटी है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से उस पर यह ताकत आती है कि वो अपने अंदर से, अपने इनसाइड से, अपने विदिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास होने देता है। बच्चों वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो म्यू वैक्यूम का 1 आता है, ये हमें पता है, म्यू नॉट बोलते हैं जिसे। अब देखो इसका हमने फॉर्मूला बनाया, आपको एप्सिलन आर तो याद होगा, एप्सिलन आर परमिटिविटी क्या होती थी, एप्सिलन इन मीडियम अपॉन एप्सिलन इन वैक्यूम, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आज म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट हो जाएगा। ये रहा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट तो फिक्स होता है, आपको पता है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एम्पियर मीटर। तो वही चीज़ है। और देखो आपको पता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आपने सोलोनाइड और टोरॉइड में पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो बी और म्यू का कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट है। अगर आपने क्या करा, वही सोलोनाइड लिया, उसमें करंट उतना ही फ्लो कराया, उसमें टर्म्स उतने ही हैं, बस आपने मीडियम चेंज कर दिया। म्यू नॉट एन आई था ना बी, तो एन सेम है, आई सेम है, तो बी सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, परमिबिलिटी के। ठीक है, तो मीडियम के साथ परमेबिलिटी चेंज होती है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो म्यू आर क्या हो गया, म्यू एम बाई म्यू नॉट। इसी के मद्देनजर रखते हुए म्यू एम बन जाएगा बी एम, म्यू नॉट करस्पॉन्डिंग होगा बी नॉट के। तो म्यू आर की वैल्यू बी एम बाई बी नॉट या म्यू एम बाई म्यू नॉट भी बोल सकते हो, ये है। ठीक है, अब ये तुमने कहाँ से पढ़ा, तो अभी जब जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वहाँ से पढ़ोगे ये चीज़, ये वाली बी इज इक्वल टू म्यू एच।
ठीक है, और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये हम नीचे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तुम लोगों ने क्या पढ़ी, पहली चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी? मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी मटेरियल की वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ईजिली पास होने देगा। ये एक तरह का पैरामीटर है जिससे हम जज करते हैं कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितनी आसानी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देगा। बस इतना ही है, फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फोर्स या एच। ये क्या चीज़ है? देखो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसे हम एच बोलते हैं, हमने बाइट-सैवर्ट लॉ में भी देखा था। ये क्या होता है? एच बी डी बी बाई म्यू नॉट होता है ना, डी एच। तो वही चीज़ है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या चीज़ है कि किसी मटेरियल को, स्पेसिमेन को या सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जितनी हम फील्ड या फोर्स का सहारा लेंगे वो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज़ है ये? द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड यूज फॉर मैग्नेटाइजिंग द सेड मटेरियल, स्पेसिमेन या सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज़ है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फोर्स क्या है भाई? वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए लगेगी। इतनी सी बात है। मैग्नेटाइज हमें करना है तो जितनी हमने फील्ड का यूज़ करा है, जिसकी मैं बात कर ही रहा था अभी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो चीज़ है ये। देखो, इसका सिंपली फार्मूला ये होता है एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। यू हैव टू रिमेंबर दैट एच इज इक्वल टू कितना होता है? एन इंटू आई होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना टर्न्स पर मीटर हैं। हर एक मीटर के टर्न्स हैं, हर एक मीटर में जितने टर्न्स हैं, जितनी वाइंडिंग्स हैं, उसे बोलते हैं एच एन। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आई? एन आई आई। ठीक है, एसआई यूनिट अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो। हमने पढ़ा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ एन आई तो एच है। अभी तो बोला आपसे एन इंटू आई क्या है? एच है, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर मीटर। ठीक है, तो एन आई एच बना, तो बी की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट इंटू एच आई। अब देखो, जब म्यू नॉट है ना तो बी को क्या बोलते हैं? बी नॉट। पर जब म्यू एम होगा तो बी को क्या बोलेंगे? बी एम बोलेंगे। तो म्यू एम को हम म्यू ही लिखते हैं, आपको पता है, और बी एम को फिर हम बी लिखेंगे। ठीक है, जब वैक्यूम होगा तो म्यू नॉट और बी नॉट आएगा, तो फिर क्या बनेगा? अगर हम किसी सोलोनाइड या टोराइड की बात करें तो बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। एन आई आपका एच बन गया, तो बी नॉट आ गया म्यू नॉट इंटू एच। ये आपका वैक्यूम में। और अगर जनरली किसी भी मीडियम में देखेंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू एच बोल देंगे। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि b इज इक्वल टू म्यू एन आई होगा। याद रखना, यहाँ कुछ नहीं है तो मीडियम है। अगर मीडियम नहीं होगा तो वैक्यूम होगा, तो बी नॉट लिखेंगे, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। एन आई की जगह एच हो गया, तो बी की जगह म्यू एच आया, और बी नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू एच आया। अब आप इसके एसआई यूनिट आसानी से देख सकते हैं। इसके एसआई यूनिट आप खोजना कितनी आएगी? एम्पियर मीटर इनवर्स आएगी। एम्पियर मीटर इनवर्स, यही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी होगी जो आप आगे पढ़ोगे। अभी मैं चारों को कंपेयर करूँगा, चिंता मत करो, अभी आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम आई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। आई यहाँ करंट नहीं है, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्टार्ट कर दी। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इंटेंसिटी है, फोर्स है, इसका काम क्या है? किसी गिवन मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। अब मैग्नेटाइज जो हमारा मटेरियल है, जिसे हमें मैग्नेटाइज करना है, जो हमारा मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना जिस हद तक वो मैग्नेटाइज हो पाएगा। आयरन है तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, कॉपर कम होगा, माइका और कम होगा, ग्लास और कम होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो एक गिवन मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी, कांस्टेंट ही होगी, जिसे हमें एच बोलना है। तो कोई गिवन मटेरियल कितने एक्सटेंट तक, किस हद तक मैग्नेटाइज हो पाया किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब किस हद तक वो मैग्नेटाइज हो पाया, क्या उसकी लिमिट थी मैग्नेटाइज होने की, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको समझ में आ गया। कोई गिवन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फील्ड में किस हद तक मैग्नेटाइज हो पाएगा। क्या पता पूरी तरीके से हो जाए, क्या पता 10% ही हो, क्या पता 20% ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ द एक्सटेंट, किस हद तक कोई स्पेसिमेन मटेरियल या सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो पाएगा जब हम उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अराउंड रखेंगे।
ठीक है, यही मैंने आपसे कहा। अब सिंपल सी बात है, देखो आई कैसे निकलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो एम वेक्टर होता है अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। रेशियो तो नहीं है, डिवीजन है कि इट इज़ गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे वाली चीज़ को 1 करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये चीज़ होती है। मैग्नेटिक मोमेंट आप पहले से पढ़ रहे हो, m×2l होता है अगर हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल के जैसे ट्रीट करें। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल की लेंथ, और वॉल्यूम भी यही होगा, एरिया ऑफ द डायपोल इंटू उसकी लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। स्मॉल m हमेशा से ही आपको पता है पोल स्ट्रेंथ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा इस वीडियो में ही आ रहे हो, इसका पहले कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m×2l, वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ। 2l से 2l कटा बच्चे, m अपॉन एरिया आ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एरिया वॉल्यूम है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम है, बट इसे हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया किसका लिखना है, पोल मैग्नेट या बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक डायपोल का। यूनिट बच्चे यहीं से बनाएंगे। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की आपको याद है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की कितनी होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है मीटर का क्यूब। एक पावर कटेगी, नीचे m बचेगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो एम्पियर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। नो फाइनली जो हम पे चीज़ है वो है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं काई एम। क्या बोलेंगे इसे, काई एम, ची मत बोलना, काई एम। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी काई एम, ये क्या बताता है कि कितनी आसानी से कोई स्पेसिमेन किसी गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाएगा। सॉरी, ये कंफ्यूज कर दिया, ये भी तो ये चीज़ थी नहीं, ये चीज़ ये बता रही थी कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल अलाउ कर पाता है कि किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास हो जाए, ये चीज़ है। जबकि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी आपको ये बताएगी कि कितनी आसानी से कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो जाएगा जब उसके चारों तरफ क्या हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो। तो हाउ इजीली अ स्पेसिमेन मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चारों कंफ्यूजिंग है, अभी समझेंगे, चिंता मत करो, अभी आगे देखो। तो देखो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या है, हाउ इजीली अ स्पेसिमेन मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हिंदी तो इसका अनुच्चारण ये बनेगा कि कितनी आसानी से कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम उसे किसी गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें। मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको पता है किससे डिनोट होती है, एच वेक्टर से। और कितने इजीली कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो यही होता है आई तो यही बताता है ना कि किस हद तक वो मैग्नेटाइज हो पाया, वही तो है। तो काई एम क्या बना, I/H बना। भाई I और H दोनों की यूनिट एक ही है, इसकी भी एम्पियर मीटर इनवर्स है, इसकी भी एम्पियर मीटर इनवर्स है। तो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एक तरह का नंबर होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगी इसकी। मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी का एक नाम और होता है वॉल्यूम सब्सेप्टिबिलिटी। पूरी विद इन द बॉडी बल्क में से देखना है हमें तो वॉल्यूम सब्सेप्टिबिलिटी यूज़ करते हैं। वाइट बोर्ड को भूल जाओ, अब सिर्फ मुझे देखो। तो सबसे पहले था आपका मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या बता रहा है कि एक हम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको पता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जिसे हम एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब आप पेपर में ये तो नहीं देखोगे कि मैंने ये पहले पढ़ा था या बाद में पढ़ा था, वहाँ तो आपको होलसम डेवलपमेंट से लिखना होते हैं आंसर, तो आप पूरा लिखोगे। तो मैग्नेटाइजिंग परमेबिलिटी क्या है या मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है कि एक गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने एक मटेरियल को डाला। अब उस मटेरियल की वो विशेषता, वो स्पेशल फीचर्स या वो एबिलिटी जिस वजह से वो मटेरियल अपने अंदर से इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, ये बात है। क्या बोला मैंने, रिपीट करो कि किसी गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेटिक स्पेसिमेन सब्सटेंस या मटेरियल को डालें तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल या स्पेसिमेन की वो विशेषता, वो काबिलियत या वो एबिलिटी कि जिसकी वजह से वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से गुजरने दे। कितनी आसानी से गुजरने दे, फील्ड लाइंस को,
किसको, फील्ड लाइंस को, वो भी कौन सी, मैग्नेटिक वाली, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। क्लियर है? एक तरह का रेशियो है ये, कोई यूनिट नहीं होगी, वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है। म्यू आर कैसे होगा, जैसे हमने परमिटिविटी पढ़ी थी, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी इन मीडियम बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ऐसे ही यहाँ पे म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ये, तो यहाँ पे जनरली अगर आपको लिखना ही है तो इसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ही पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, म्यू आर लगा लो, है ना। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, म्यू एम बाई म्यू नॉट है। म्यू एम नहीं लिखते हम, म्यू लिख देते हैं तो समझ जाते हैं, वो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो म्यू बाई म्यू नॉट है, तो ऐसे बनेगा बी बाई बी नॉट, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी में, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी और किसी गिवन मैग्नेटिक मटेरियल स्पेसिमेन को इसमें डाला तो कितनी आसानी से ये गिवन जो मटेरियल है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देगा, ये हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कुछ और नहीं है, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या था, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम ये था कि ये चाहती थी कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मेरी फील्ड लाइंस पहुंच जाएं, घुस जाएं, और कितनी स्ट्रेंथ की पहुंचेगी या कितनी स्ट्रेंथ की पेनिट्रेट करेगी उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका काम सिर्फ क्या है, किसी गिवन स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करना। तो बस ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी गिवन स्पेसिमेन, सब्सटेंस या मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आएगी, ठीक है। पहली वाली चीज़ क्या थी, पहली वाली चीज़ ये थी, उसमें हम मटेरियल की बात कर रहे थे कि मटेरियल की वो एबिलिटी या वो विशेषता जिसकी वजह से वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फोर्स बोलेंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने दे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव वाली। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो इसी गिवन मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। बच्चे इसका सिंपल सा फार्मूला होता है H इज इक्वल टू N इंटू आई। आई इज़ द करंट, नॉट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी ये करंट ही है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, एक मीटर में जितने टर्न्स होंगे, तो H की वैल्यू NI है। आपने सोलोनाइड टोराइड से पढ़ा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI, या B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI को H लिख लो। तो एक तो आपने क्या करा, उसी टोराइड उसी सोलोनाइड को वैक्यूम में देखा, तो बी नॉट की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट इंटू NI बन गया आपका H, तो बी नॉट हो जाएगा म्यू नॉट इंटू H। फील्ड फोर्स तो उतना ही है, चाहे वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो, तो बी नॉट हो गया म्यू नॉट इंटू H, और अगर मीडियम में लेंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू H। इसकी यूनिट भी एम्पियर मीटर इनवर्स होगी। तो आपने मैग्नेटिक परमेबिलिटी देख लिया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी सारी मटेरियल की बात करेगा, वो मटेरियल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी कितनी आसानी से, इसे हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करी होगी इसे मैग्नेटाइज करने के लिए, जिस मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर से गुजर जाए, तो उसको ही हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। ये बातें हैं। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि चलो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दिया, चलो आपने फोर्स भी यूज़ करी हुई है, मतलब ये दोनों तो इस्टेब्लिश हो चुके हैं डेफिनेटली। अब हमें ये देखना है कि ऐसे ही अगर हम पे दो मटेरियल हों, जैसे आयरन हो गया और आपका ग्लास हो गया, तो किस हद तक कोई चीज़ मैग्नेटाइज हो जाएगी जब हम कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फील्ड का यूज़ कर रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मत भूलना भाई, ये भी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मतलब मैग्नेटाइजेशन होने वाला है, पर किस हद तक होगा, कितने एक्सटेंट तक होगा, पूरा होगा, आधा होगा, 25% होगा, 20% होगा, वो हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर से डिनोट होगी। ये बस हमें ये बताता है कि किस हद तक, किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक कोई गिवन मटेरियल मैग्नेटाइज होगा जब उसके चारों तरफ हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स लगाया हुआ होगा या उसका एप्लीकेशन होगा। तो द एक्सटेंट अप टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड या मैग्नेटाइज्ड व्हेन अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अप्लाइड।
दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये फील्ड की बात कर रहा है, ये दोबारा मटेरियल की बात कर रहा है कि किस हद तक वो मैग्नेटाइज हो गया जब हमने फील्ड का यूज़ करा। ये चीज़ क्या बता रहा है कि कितनी आसानी से वो फील्ड लाइंस को पास होने देगा। ये चीज़ क्या बता रहा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज़ करी होगी। ये चीज़ क्या बता रहा है कि किस हद तक वो मैग्नेटाइज हो गया होगा। ये चीज़ क्या बताएगी आखिरी वाली कि कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये चीज़ बताएगी कि कितनी आसानी से कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम उसे फील्ड में यूज़ करेंगे। क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखो यार, अभी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ये सारे हम किसी बार मैग्नेट को हम सोलोनाइट के जैसे ट्रीट करके यूज़ कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, तो m इंटू 2l, और वॉल्यूम भी होगी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू 2l। 2l से 2l कटा तो आप पे आ गया पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया, भी एक फार्मूला आ गया। यूनिट बनाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की आपको पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होगी। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटा, बचा नीचे मीटर, ऊपर जाके -1 हो गया, तो एम्पियर मीटर की पावर -1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी जिसे हम काईएम से डिनोट करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हमें ये चीज़ बताती है कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम उसे किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखें। ठीक है, कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम उसे किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखें। इसका नाम वॉल्यूम सब्सेप्टिबिलिटी भी होता है। यह है क्या चीज़, कितनी आसानी से हो गया और क्या फील्ड हमने यूज़ करी, कितनी आसानी से हो गया। काईएम क्या है, काईएम मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी है, और किसके बराबर है, कितनी आसानी से हो गया अपॉन कितनी हमने फील्ड यूज़ करी होगी। फील्ड तो हमने एच यूज़ करी, और कितनी आसानी से हो जाए वो आई होता है, तो इसका फॉर्मूला बना आई बाई एच। आई की भी एम्पियर मीटर इन्वर्स यूनिट और एच की भी एम्पियर मीटर इन्वर्स यूनिट। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट होने वाली नहीं है, ये प्योरली एक नंबर होगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव जो हमारी परमेबिलिटी है मैग्नेटिक वाली, वो क्या बताती है कि किसी सब्सटेंस, अब सुन लेना मुझे है ना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या बताती है कि किसी सब्सटेंस से कितनी इजीली कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हो। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स वही मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाह रही है या किसी सब्सटेंस से फील्ड लाइंस को पास कराना चाह रही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है कि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड यूज़ कर ली है, अब इसके बाद वो सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो पाया, ज़्यादा हो पाया, कम हो पाया, इसकी बात। और फाइनली फिर आप पे क्या आएगा, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी आएगी। ये क्या बताती है कि किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी आसानी से कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, देख लेना, बार बार पढ़ लेना, 10 बार देख लोगे, सुन लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।